राम मोहन जो वेस्ट बंगाल के निवासी थे, हरियाणा के रेवाड़ी में रेलवे में एक सरकारी पद पर काम कर रहे थे, जो उनके घर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर था। उनका परिवार अभी उनके गांव में ही रहता था। कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपने परिवार को अपने पास बुलाने का फैसला किया। राम मोहन ने एक कमरे की तलाश शुरू की। उन्होंने कम कीमत पर एक कमरा मिल गया, लेकिन मकान मालिक ने 2 महीने का एडवांस पहले ही ले लिया था। परिवार के साथ रहते हुए अभी 1 महीना ही बीता था कि उस कमरे और मकान मालिक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने ये तक कह दिया कि तुम कुछ देर के लिए गांव चले जाओ। राम मोहन ने उसकी बातों को अनसुना किया। फिर घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो निश्चय ही आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। ये 1887 की एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। जैसा कि मैंने बताया कि राम मोहन जी हरियाणा के रेवाड़ी में रेलवे में काम करते थे। राम मोहन जी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे थे। अभिषेक बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा था। रेवाड़ी में कुछ दिन काम करने के बाद 1987 में राम मोहन जी की ट्रांसफर दिल्ली हो गई। उस समय अभिषेक 4 साल का और उनका छोटा बेटा 2 साल का था। राम मोहन जी ने सोचा कि क्यों ना परिवार को दिल्ली ले जाया जाए। एक तो उनका खाने पीने का ख्याल अच्छे से रखा जाएगा और फिर अभिषेक की स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए राम मोहन जी ने यहाँ घर ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें दिल्ली के गांधीनगर में एक कमरा मिल गया। कमरा थोड़ा छोटा था, लेकिन उन्हें ये बहुत कम कीमत पर मिल रहा था। इस कमरे को चुनने के लिए और एक वजह ये थी कि राम मोहन जी के किराए के घर के पीछे ही उनकी बुआ रहती थी। उस समय मकान मालिक ने राम मोहन जी से 2 महीने का एडवांस मांगा और उन्होंने बिना सोचे समझे उनको एडवांस दे दिया। उन्होंने सोचा चलो मेरी बहन वहीं रहती है, अगर कोई समस्या हुई या मैं काम की वजह से किसी सिलसिले में बाहर हुआ तो वो मेरे परिवार का ख्याल अच्छे से रख सकती है। इन सभी कैलकुलेशन के बाद उन्होंने कमरा फाइनलाइज किया और परिवार को अपने साथ दिल्ली ले आए। तो आइए इस घर की लेआउट को समझते हैं। जैसा कि आप घर में देखते हो, सामने एक बड़ा खुला एरिया है। मकान मालिक ने वहां 3-4 चारपाई डाल रखी है। उस खुले एरिया में किनारे जामुन और आम का बड़ा पेड़ है। आम के पेड़ के पास से गुजरते लेफ्ट साइड के क्वार्टर में मकान मालिक खुद रहता है। ठीक सामने राइट साइड में एक कमरा है जहां उसका छोटा बेटा कभी कभी आकर रहता है। उसका बेटा यूएसए में रहता है। वो जब भी इंडिया आता है तो वो वही कमरे में रहता है। अदरवाइज वो जो कमरा है वो परमानेंटली लॉक रहता है। अब जब हम सीढ़ियां चलते हैं तो एक बड़ा कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर में 2 कमरे थे। एक कमरा बंद था और दूसरा राम मोहन जी ने खुद अपने लिए चूज किया था। उस समय फ्लैट में अलग से किचन या वॉशरूम नहीं थे। एक बड़ा कमरा था जिसके एक तरफ उन्होंने अपनी किचन बना ली थी। बाथरूम नीचे था जहां मकान मालिक रहता था और वो वॉशरूम जाने के लिए नीचे ही आते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अब घर का पूरा नक्शा जो है वो समझ आ गया है। खैर, जब राम मोहन जी ने ये कमरा देख रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन को इस कमरे के बारे में बताया कि मैं यहाँ पे कमरा देख रहा हूँ। उसकी बहन ने आगे से बोला कि हमने इस कमरे के बारे में बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें सुनी है, आप कोई और कमरा देख लो। लेकिन राम मोहन जी थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन थे। उन्होंने वो सारी बातों को इग्नोर किया और उस कमरे को सिलेक्ट कर लिया था। जब राम मोहन जी परिवार को लेकर कोलकाता से यहाँ तक आए तब दिल्ली में फरवरी का मंथ चल रहा था। फरवरी के महीने में दिल्ली में थोड़ी ठंड पड़ रही थी। मकान मालिक और उसकी पत्नी भी बुजुर्ग थे और खुश थे कि अब कोई उनके साथ रहने आएगा। लेकिन इस मकान मालिक ने राम मोहन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज छुपाया था और बाद में इस बात के लिए उसको बहुत भुगतना पड़ा था। घर में रहने से पहले 2-3 दिनों तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन घर में आने से पहले राम मोहन जी की पत्नी को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद थकावट की वजह से या सफर की थकावट की वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है। राम मोहन जी ने भी छुट्टी ले ली थी, लेकिन 5वें दिन उनका ऑफिस शुरू हो गया था। उस दिन राम मोहन जी को काम से रेवाड़ जाना था। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं रात 10 या 11 बजे तक वापस आ सकता हूँ।
अभिषेक की माँ ने सोचा कि मैं सारा दिन अकेली रह के यहाँ पे क्या करूंगी। उसने भी अपने दोनों बच्चों को लिया, उन बच्चों की बुआ के घर चली गई। वो तीनों सुबह गए और शाम को 7 बजे वो वापस आ गए क्योंकि खाना भी बनाना था। उनके कमरे के ठीक बगल में कॉरिडोर की दीवार पर एक छोटा सा बल्ब था। अभिषेक की माँ ने मेन गेट खुला रखा था और साथ में पर्दा लटकाया हुआ था। वो गेट के पास ही बैठकर खाना बना रही थी। उन्होंने खाना बनाते हुए 5-7 मिनट ही हुए थे कि उनकी नजर अचानक उस पर्दे पर पड़ी और उनको वहां पे एक परछाई दिखाई दी। उनको लगा कि उनके कमरे के आसपास से कोई गुजर रहा है, कोई गुजरा है। अभिषेक की माँ ने तुरंत खड़े होकर वहां पे देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उनको लगा कोई ऊपर से नीचे आया होगा या नीचे से कोई ऊपर आया होगा उनको देखने के लिए, लेकिन आसपास ऊपर नीचे उनको कोई नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद राम मोहन जी वापस आ गए होंगे, क्योंकि उस समय फोन नहीं था कि वो फोन करके कंफर्म कर लें। 1.5 घंटे के बाद जब राम मोहन जी वापस आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, आप ऊपर इतनी देर से क्या कर रहे थे? राम मोहन जी ने जवाब दिया, मैं तो अभी अभी घर आया हूँ। राम मोहन जी ने इसे वहम बताकर इस बात को पूरी तरह से टाल दिया। लेकिन उस रात अभिषेक की माँ को अच्छे से नींद नहीं आई। उन्होंने कॉरिडोर में किसी की परछाई, किसी की चलने की आवाज, आहटें उनको सुनाई देने लगी। अगले दिन जब राम मोहन जी ऑफिस चले गए, माँ नीचे कपड़े धो रही थी और अभिषेक अपने भाई का ध्यान रख रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अभिषेक डर के मारे चिल्लाता हुआ नीचे आया। उसने देखा कि नीचे एक महिला चारपाई पर बैठी है और उसकी माँ उस औरत के साथ बात कर रही है। अभिषेक की चीखें सुनकर उसकी माँ तुरंत वहां पहुंची और पूछा, क्या हुआ? अभिषेक ने जवाब दिया, मम्मी, मैं ऊपर भाई के साथ बहू बैठा हुआ देखा। पुराने टाइम पे हम जैसे बच्चों को कहते हैं कि बेटा खाना खा लो नहीं तो बहू आ जाएगा, इसका मतलब था कि भूत आ जाएगा। हम ऐसे वर्ड घर पे यूज करते हैं। वो छोटा था इसलिए उसने अपनी माँ को इसी भाषा में बताया कि उसने अपने भाई के साथ एक भूत को देखा। अभिषेक की माँ बहुत डर गई, भागकर कमरे में गई। उसने देखा कि उसका जो छोटा बेटा है वो बिस्तर पर अकेले बैठा है और वो सामने देखकर किसी से बातें कर रहा है, हंस रहा है, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, सामने उसके कोई इंसान बैठा हो। ये देखते ही माँ ने बच्चों को उठाया और अभिषेक को लेकर नीचे चली गई। उन्होंने लैंडलेडी से पूछा, आंटी क्या ऊपर कोई है? उसका मतलब था कि घर में कोई और भी रहता है, कोई भूत वगैरह है। लैंडलेडी थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने बोला, नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये घर बिल्कुल सेफ है। अभिषेक की माँ उस कमरे में वापस नहीं गई और फिर सीधा अभिषेक को अपनी बुआ के घर लेकर चली गई। उन्होंने सोचा जब राम मोहन जी वापस आ जाएंगे तब उनके साथ आएगी। जब उन्होंने बुआ को सब बताया तो बुआ ने उनको कहा, मैंने तो पहले ही अपने भाई को कहा था कि हमने इस मकान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है कि तुम यहाँ पे कमरा मत लो, लेकिन राम मोहन ने मेरी एक बात नहीं सुनी। शाम को 7:30 बजे जब सार्थक के पिता वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। वो वापस अपनी बहन के घर पहुंच गए। वहां पे जाके उन्होंने अभिषेक की माँ और दोनों बेटों को लेकर अपने कमरे पर आए। अब एक बात और समझने वाली है, उनके घर के ठीक पीछे एक पतली गली थी और दीवार के आखिर पर एक छोटी सी विंडो थी जो गली की तरफ खुलती थी। खिड़की के पास एक टेबल और चेयर रखी होती थी। वो हमेशा वहीं पे पड़ी रहती थी, जैसे पुराने किराएदार ने वहां पे रखी हो। अभिषेक की माँ को हमेशा ये लगता था कि वहां से उनको कोई घूर रहा है। एक दिन शाम 4 बजे जब वो बच्चों के पास सो रही थी, किसी ने धीरे से उनका कंबल खींच लिया। वो हड़बड़ाहट में उठी, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। रात को जब वो खाना बना रही थी, खिड़की पर किसी ने जोर जोर से नोक किया। वो खोलने गई, लेकिन फिर उसको याद आया कि वो तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और पीछे की गली से कोई खिड़की को कैसे खड़खड़ा सकता है। तभी खिड़की से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। माँ बच्चों को ऊपर ही छोड़कर भागती हुई नीचे आई। मकान मालिक ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं?
सब ऊपर जब भाग के गए तो अभिषेक बहुत जोर जोर से रो रहा था और वो कह रहा था, मम्मी वो हमें अपने साथ ले जाएगी। मकान मालिक ने कांपते हुए कहा, नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, शायद इन बच्चों ने कोई बिल्ली देखी होगी। लेकिन अभिषेक की माँ ने साफ कर दिया, हम यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे। वो बच्चों को लेकर बुआ के घर चली गई। जब राम मोहन जी ऑफिस से घर वापस आए तो उन्होंने देखा घर पर ताला लगा हुआ है। बुआ के घर पहुंचते ही पत्नी उन पर चिल्लाने में नहीं रह सकती, ये तो कमरा बदलो या हमें वापस अपने गांव भेज दो। राम मोहन ने समझाया कि अभी तो सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं और एडवांस भी दिया हुआ है, कम से कम 1 महीना तो हम यहाँ पे रुक जाएं। उस रात राम मोहन जी ने मनाकर बच्चों और बीवी को वापस उसी कमरे में ले आए। अगले दिन संडे था और संडे जो हुआ वो सुनकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। राम मोहन जी नीचे नहाने के लिए गए। उनकी जो बीवी थी बच्चों के साथ कमरे में बैठकर ब्रेकफास्ट बना रही थी। अचानक अभिषेक बेड से नीचे गिर गया और चिल्लाया, मम्मी आपने मुझे धक्का क्यों दिया। अभी माँ कुछ समझाती, उसकी माँ को एक आवाज सुनाई दी, यहाँ से निकल जाओ वरना सबको मार दूंगी। ये सुनते ही अभिषेक की माँ ने अपने बच्चों को उठाया और नीचे भागने लगी, लेकिन कॉरिडोर में किसी ने उन्हें पीछे से जोर से धक्का दे दिया। माँ और अभिषेक सीढ़ियों से नीचे गिर गए और अभिषेक का जो सर था वो पूरी तरह से फट गया था। राम मोहन जी ने बच्चों का अच्छे से ध्यान न रखने की वजह से अपनी पत्नी को बहुत डांटा, लेकिन पत्नी रोती रही और यही कहती रही कि उसको किसी ने धक्का दिया है। उसी शाम को राम मोहन जी ने अपनी बहन के घर खाना खाया और फिर अपने रूम में वापस आ गए। अपने रूम में आकर उन्होंने अपने माता पिता को एक खत लिखने का विचार किया। वो उसी खिड़की और टेबल चेयर के पास जाकर बैठ गए जहाँ पे उन्होंने खत लिखना शुरू किया। तभी खिड़की पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। राम मोहन जी को लगा कि कोई चोर होगा। उन्होंने डंडा उठाया और बहुत चीख के बोले, भाग जाओ वरना पुलिस को बुला दूंगा। कुछ समय के लिए आवाज बंद हो गई, लेकिन तभी राम मोहन जी को हवा में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। उनको लगा कोई खिड़की के पास खड़ा उनको घूर रहा है। उन्होंने जैसे ही पर्दा हटाया उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई। राम मोहन जी ने देखा कि एक लड़की हवा में लटक रही है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी है और चेहरा बहुत ही अजीब सा बेढंगा सा बना हुआ है। वो राम मोहन जी की आंखों की तरफ बहुत घूर के देख रही थी और उसने एक ही बात कही, यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो निकल जाओ वरना सबको मार दूंगी। ये देखकर राम मोहन जी की हालत खराब हो गई। उन्होंने फटाफट उस कमरे को बंद किया और भागकर अपनी बुआ के घर चले गए। पत्नी ने पूछा तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की और सिर्फ इतना ही बोला कि अकेले का मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। अगले दिन सुबह होते ही राम मोहन जी ने मकान मालिक से कहा, हम आज ही घर खाली कर रहे हैं। पत्नी हैरान थी कि राम मोहन जी इतनी जल्दी ये फैसला करने के लिए कैसे मान गए। राम मोहन जी ने मकान मालिक से कहा, भले ही चाहे पूरे महीने का किराया रख लो, लेकिन हमारा एडवांस और हमारी सिक्योरिटी हमें वापस दे दो। हम यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते। मकान मालिक ने उनको थोड़ा मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि हम एक सेकंड के लिए भी इस घर पे नहीं रुकेंगे। उसी दिन उन्होंने अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया और बुआ के घर चले गए और फिर उन्होंने एक नया मकान ढूंढना शुरू कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने के बाद उनको एक बहुत अच्छा घर मिल गया। तब राम मोहन जी ने अपनी सारी कहानी कि उनके साथ अकेले कमरे में क्या हुआ था अपनी पत्नी को, अपनी बहन को और उसके पति को बताई और पूछा कि क्या उस घर में कुछ था। बाद में उन्होंने मोहल्ले के लोगों से भी बात की तो उनको असली राज पता चला। कहानी ये थी कि मकान मालिक की एक 22-23 साल की बेटी थी जो ऊपर वाले उसी कमरे में रहती थी और उसी टेबल चेयर पर बैठ के अपनी स्टडी करती थी। वो लड़की किसी से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं माने। इस वजह से उसने वहीं पे सुसाइड कर लिया। गुस्से में आकर उसके माँ बाप ने भी उसका कोई अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जो आत्मा है उस कमरे में भटक रही थी। लोगों ने ये भी बताया कि आपसे पहले जो परिवार यहाँ पे रहता था उनका जो छोटा बेटा था वो पतंग उड़ा रहा था और नीचे गिरने से उसकी मौत होगी। उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो जब वो आखिरी सांस ले रहा था उसने बताया
कि उसको किसी ने धक्का दिया है, वो अपने आप नीचे नहीं गिरा। ये थी दिल्ली के गांधीनगर वाले एक घर की पूरी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां हैं, मुझे नीचे दिए ईमेल में अपनी स्टोरी जरूर बताएं।